हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपके साथ आ चुके हैं केमिस्ट्री लेके क्लास 10th का। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए क्लास 10th का केमिस्ट्री। मैं हूं आपका टीचर फिरदौस और आ चुका हूं आपके इस चैनल पे रिजल्ट वाला पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हमें सीखना है यहाँ पे रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र में हम लोग ये देखेंगे कि रसायन शास्त्र होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो रसायन शास्त्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ के अनुसार लेके चलेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है रस और आयन से, जिसका अर्थ होता है रसो या फिर कह सकते हैं तरल पदार्थों या द्रवों का अध्ययन। ठीक, ये हम इसे शाब्दिक अर्थ के रूप में लेंगे। लेकिन अगर इसकी हम एक सही परिभाषा देखेंगे तो ये होता है कि वह विज्ञान जिसमें पदार्थों की संरचना जिसमें हम पदार्थों की संरचना, संगठन, गुणधर्म या फिर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उनमें जो भी बदलाव होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। या ये बस रसायन शास्त्र की एक परिभाषा हो गई जिसे आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ हमें इसमें पढ़ना किस बारे में है। तो देख सकते हैं पदार्थों के बारे में बस उसमें ये समझना है कि उसकी संरचना किस प्रकार से होती है या फिर उनके गुण क्या होते हैं, जैसे वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, और अगर उसकी रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए तो उनमें क्या क्या बदलाव होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है रसायन शास्त्र में या फिर रसायन विज्ञान में। तो हम देख लेते हैं कि क्लास 10th का जो रसायन शास्त्र है उसमें मुख्यतः 5 चैप्टर बताए जाते हैं जो हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर होता है अम्ल, क्षार और लवण। तीसरा चैप्टर हम लोग के लिए है धातु एवं अधातु, और चौथा कार्बन और उसके यौगिक, और पांचवा तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तो ये सब चैप्टर आप हमारे साथ बने रहिएगा और सीखते रहिएगा। आज हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यहाँ हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोग को मुख्यतः कौन कौन से टॉपिक पर ध्यान देना है ज्यादा। वही टॉपिक्स जो है उसी के हम लोग अगर डीप में उसको अध्ययन करेंगे तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि हाँ उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। लेकिन मुख्यतः यही इनके टॉपिक्स है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग ये देख सकते हैं चैप्टर के नाम में रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब चैप्टर का नाम है तो हम लोग ये समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। दूसरा चैप्टर में ये भी लिखा गया है एवं समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो हमारा सेकेंड टॉपिक वही रहेगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे इसी में कि रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या महत्व है, क्योंकि हम उसे क्यों संतुलित करते हैं ये समझेंगे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के जो भी प्रकार होते हैं उनके बारे में अध्ययन करके और कुछ उनके क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे आप लोग उसे और अच्छे से समझ सके, बस इतना किया जाएगा। तो इसके साथ हम लोग आप लोगों के साथ बने रहिए और सीखते रहिए। तो हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग ये देखते हैं, इसकी परिभाषा पहले समझ लेते हैं कि जब कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक, मतलब समझना है कि कोई भी ऐसा पदार्थ होगा जो किसी अन्य पदार्थ के साथ हम उसे मिलाएंगे तो वो एक नया पदार्थ बना के देगा या फिर एक से ज्यादा नया पदार्थ बना देगा, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। पहले आप लोग ये समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले या फिर ये चैप्टर समझने से पहले आपको समझना होगा कि पदार्थ क्या होता है। आप लोगों ने ये क्लास 9th में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का ही है। उसी में एक मैं उसका क्विक रिकैप आप लोगों को समझा देता हूँ क्या होता है पदार्थ। हाँ, पदार्थ यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। अब इसमें हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि पदार्थ के 3 होते हैं प्रकार। ठीक, वो हम लोगों ने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, हम लोग पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रकार, 1, 2 और 3। पहला था ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा द्रव यानी लिक्विड, और तीसरा गैस।
लेकिन हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो इसे शुद्धता के आधार पे देखेंगे। अब मैं आपको लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। शुद्धता के आधार पे, शुद्धता के आधार पर, ठीक। शुद्धता के आधार पे हम लोग देखते हैं पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। और हम लोग देखेंगे शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है। तो जब रसायन शास्त्र में हम लोग पदार्थ के बारे में शुद्ध और अशुद्ध पढ़ते हैं, तो शुद्ध का मतलब ऐसा पदार्थ जो कि उसका कोई अस्तित्व हो, वो उसके कुछ अलग अपने रासायनिक गुण हो, तो पदार्थ शुद्ध कहलाएगा। लेकिन अशुद्ध वो होता है कि हम लोग किसी पदार्थ को, मान लीजिए कोई भी दो पदार्थ है, उसको एक साथ मिला देते हैं जिससे कुछ नया कुछ नहीं बनता है, बस हम लोगों ने उसे मिला के रख दिया है, वो दोनों आपस में मिले हुए लेकिन उसका कोई एक नया गुण नहीं बना है, तो हम लोग उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में हम लोगों को दो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे पहला को कहा जाता है तत्व और दूसरा यौगिक। यौगिक वो होता है जो मतलब तत्वों से मिलके बना हो, उसे यौगिक कहा जाता है। तत्व बिल्कुल प्योर होते हैं, वो उनमें कुछ भी मिलावट नहीं होती है, मतलब पदार्थ का सबसे छोटा रूप उसे कहा जाता है। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो पदार्थ में सबसे छोटा अगर जाएंगे तो हम लोग कहा जाता है परमाणु, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो हाँ, उनसे मिलके जो बनता है तत्व होता है, और तत्वों से मिलके बनता है तो यौगिक। और हम लोग अशुद्ध पदार्थ में यहाँ पे देखते हैं तो वो सिर्फ मिश्रण कहा जाता है, कि जहाँ पे तत्वों को एक साथ मिला दीजिए लेकिन उससे कुछ नया नहीं बना तो वो यह मिश्रण कहलाएगा। तो आप लोग ये तत्व और यौगिक के बारे में ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर में फिर से दोबारा। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था जैसे पदार्थ, तो पदार्थ में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तत्व या यौगिक के बारे में। तो जब कोई भी पदार्थ यानी तत्व या यौगिक किसी अन्य तत्व या यौगिक के साथ मिलकर एक नया गुण वाला कोई भी पदार्थ बना देता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, हम इसके एग्जाम्पल ये देख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, चलिए पहले हम आपको शब्द के हिसाब से बता देते हैं। हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन और उसके साथ जोड़ते हैं जब हम ऑक्सीजन को, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग गुण वाले तत्व है, लेकिन जब एक साथ इसे मिलाया जाता है तो ये एक नया गुण वाला पदार्थ जो कि जल को बनाता है। ठीक, अब हम लोग इसे शब्द में लिखे हैं। ठीक, यहाँ पे शब्द में लिखा गया है, और इसी को हम लोग इसके संकेत या सूत्र द्वारा भी लिख सकते हैं 2H2 + O2, जिसे 2H2O लिखेंगे। ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको कुछ और जानकारियां दे देता हूँ। जैसे मैंने अभी लिखा था आपका हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन और उसके साथ मिला दिया गया था ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ जब मिला तो बन जाता है जल। इसे मैंने लिखा शब्द के रूप में। ठीक, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है 2H2 + O2, तो बनता है 2H2O। ठीक, यहाँ पे हमने इन दोनों तत्वों को एक साथ मिलाया था और ये एक नया तत्व बन गया। तो जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और उसमें जो भी शुरू में जो भी तत्व या यौगिक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उन सभी को मिलाया जाता है जो पहले से है, तो उन्हें कहा जाता है अभिकारक। ठीक, बस ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यही नाम आपको मिलेगा, अभिकारक। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पहले जो भी तत्व या यौगिक का इस्तेमाल करते हैं एक साथ मिलाने के लिए,
उसे कहा जाता है अभिकारक। और उनसे मिलने के बाद जब एक नया तत्व बन जाता है या फिर यौगिक बन जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। ठीक, मतलब जो भी नया बन के आया उसे उत्पाद कहेंगे, और जो पहले से था जिसका हमने इस्तेमाल किया था रासायनिक अभिक्रिया में उसे कहेंगे अभिकारक। ये दोनों नाम बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रख लेने हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि हमने यहाँ पे एक जगह संकेत में लिखा और एक जगह हमने इसे लिखा था शब्द के रूप में, तो इसे हम लोग कह सकते हैं शब्द समीकरण, और इसे कह सकते हैं रासायनिक समीकरण। सांकेतिक रूप में तो सांकेतिक समीकरण, मतलब रासायनिक समीकरण को हम शब्द के रूप में लिख सकते हैं और इसके संकेत के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम आपको और डिटेल्स देते हैं आगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक अभिकारक, दो अभिकारक एक साथ मिले और बने उत्पाद। ठीक, रासायनिक समीकरण क्या होता है हम इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग फिर से समझाते हैं ठीक से। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक यानी कि ये अभिकारक और उत्पाद को जब उनके संकेत या फिर सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक, जैसे अगर मैंने इसे पहले शब्दों में लिखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उन दोनों को मिलाकर बना जल, तो हमने उसे शब्द के रूप में लिखा था, इसलिए शब्द समीकरण था। लेकिन रासायनिक समीकरण में हम जब भी लिखेंगे तो उसे उसके संकेत या फिर सूत्र द्वारा, संकेत हम लोग पीरियोडिक टेबल जब आपने पढ़ा था तो उसमें सीखा होगा हाइड्रोजन का संकेत H होता है, हीलियम का He, इसी तरह ये संकेत हो गया जैसे हाइड्रोजन का H, और इसी तरह 118 तत्व है तो सबका अलग अलग संकेत होता है। और जब वे आपस में मिलकर एक नया पदार्थ रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है सूत्र, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी एक सूत्र है जब ये अलग अलग तत्वों से मिलकर बना है। तो ठीक, इतना बात आप लोग ध्यान में रख के चलिए। अब हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण में और भी आगे इसकी बातें। रासायनिक समीकरण में हमने ये एक एग्जाम्पल देखा जहां हमने मिलाया कैल्शियम ऑक्साइड और जल को, तो ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम और भी एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, इसके साथ हम लोग मिलाते हैं ऑक्सीजन को तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम ये हो गया कि जब हम ये लिखें रासायनिक समीकरण तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, तो हम लोग को इसमें जब भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसे संतुलित रूप में लिखना आवश्यक होता है। तो हम लोग अब इसके बाद सीखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये सीख लिया, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है वो भी सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों करना चाहिए, संतुलित कैसे किया जाता है, और संतुलित अगर है या नहीं है तो उसकी पहचान किस प्रकार करेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड से हम लोग ये बात समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है ना हम लोग करेंगे कि हाँ उसे संतुलित कैसे किया जाए, क्योंकि अगर वो संतुलित पहले से है तो करने की आवश्यकता नहीं, अगर नहीं है तो पहचान करेंगे उसके बाद संतुलित करेंगे। तो चलिए जैसे अभी मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो ये मिलके बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, जैसे ये बन गया यहाँ पे तत्व टेबल बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। इधर अभिकारक और उत्पाद, तो यहाँ पे अभिकारक में जो भी परमाणु की संख्या होगी और उत्पाद में परमाणु की संख्या होगी, हम इस प्रकार से लिखते चलेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे तत्व यूज किया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक, तो मैग्नीशियम में जो हमारा अभिकारक है ये, इसमें मैग्नीशियम में सिर्फ एक परमाणु है तो हम लोग अभिकारक में सिर्फ एक लिखते हैं। और उसके बाद आगे देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु जुड़े हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और हमारा उत्पाद हो गया ये, तो उत्पाद में हमारा मैग्नीशियम एक ही है और ऑक्सीजन भी एक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभिकारक और उत्पाद, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ गया, विभिन्नताएं आ गई, तो समझ लीजिए कि ये दोनों संतुलित नहीं है। जब ये दोनों बराबर आए तब हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये संतुलित है।
हम लोग इसके एक और एग्जाम्पल से लेके चलते हैं कि देख लेंगे वहां पे हाँ संतुलित है तो दोनों जगह बराबर आना चाहिए। एग्जाम्पल हम एक और आपके लिए लिख देते हैं, जैसे Zn यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करती है तब बनता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट और H2। अब हम लोग यहाँ पे तुलना करके देखेंगे कि हाँ ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो हमारे यहाँ पे एक आ गया जिंक, उसके बाद हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, 4 तत्व है हमारे पास। अब इनके अभिकारक और उत्पाद में हम लोग तुलना करके देख लेंगे कि हाँ ये समीकरण संतुलित है या नहीं है। तो अभिकारक हमारा ये हो गया। अभिकारक में हम लोग के पास जिंक के एक परमाणु है, हाइड्रोजन देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 2। उसके बाद सल्फर है, सल्फर का सिर्फ 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 4 है, तो हम लोग इधर 4 लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हमारा ये उत्पाद है, तो उत्पाद में कैसे कैसे है, जो भी परमाणु है उनकी संख्या लिखेंगे और उसके फिर मिला देंगे। तो हमारे पास जिंक यहाँ 1 है, उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो भी अभिकारक में है वही सेम टू सेम उतने ही परमाणु उत्पाद में है। तो यहाँ पे दोनों तरफ बिल्कुल बराबर परमाणु की संख्या आ रही है, तो परमाणु द्रव्यमान भी समान होगा। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये समीकरण संतुलित समीकरण है। उम्मीद है कि आपने समीकरण की पहचान करना सीख लिया होगा कि वो संतुलित है या असंतुलित है। अगर फिर भी आप लोगों को परेशानी हो रही है तो आप लोग इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं और फिर से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले स्लाइड में चलते हैं और अगले टॉपिक को समझते हैं कि हाँ संतुलित अगर नहीं है, हमने ये पहचान करना तो सीख लिया कि कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो हम लोग उसे कैसे संतुलित कर सकते हैं ये भी सीखना होगा हमें। और एग्जाम में ये चीज अक्सर पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकती है, आपको ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिल जाए। तो हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं पहले, उसमें देखेंगे कि हाँ वो संतुलित अगर नहीं है तो हम लोग संतुलित करके देखेंगे। हमने सबसे पहले यही एग्जाम्पल आपको लिया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो ये दोनों मिलकर बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये असंतुलित था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अब हम लोग इसे सीखेंगे कि हम लोग इसे संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें आपको सीखनी होगी, जो कि हम लोग किसी भी परमाणु में नीचे उसके सूत्र को नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग उसके नीचे में वो कोई भी संख्या देते हैं तो उसका सूत्र चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, जिससे वो कि पूरा का पूरा वो तत्व ही उसका गुण जो है पूरा बदल जाएगा। तो हम लोग इसमें नीचे से कोई भी संख्या का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर हमें परिवर्तन करना होगा तो सीधे सीधे यहाँ से 2, 3, 4, 5 जो भी संख्या लेके बराबर कर सकते हैं, उसे ही बराबर करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया 2 मैग्नीशियम, ठीक। हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, सिर्फ 1 है, सॉरी। तो अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन 2 चाहिए तो हम लोग नीचे से कुछ नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इसका सूत्र बदल जाएगा, तो गुण बदल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 दे देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गया क्योंकि ये दोनों एक साथ है, यहाँ पे हमने 2 कर दिया तो ऑक्सीजन 2 बन गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम में हमारे पास 2 आ गया और हमारे पास जो अभिकारक था उसमें अभी इसमें जो भी था हमारे पास मैग्नीशियम वो सिर्फ 1 था। तो हम लोग यहाँ पे भी परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास अभिकारक में भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन आ गए, और जो हमारे पास उत्पाद है यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन आ गए। तो अब हम लोग इसे कह सकते हैं कि हाँ ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लोहा को मिलाएंगे जल के साथ, ठीक। तो ये नया बनाता है उत्पाद Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक। ये रासायनिक समीकरण हो गया, इस प्रकार से बनाता है। ये भी एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है और हम लोग इसे एक एक करके सारे तत्वों को संतुलित करना सीखेंगे।
यहाँ पे हमारे पास जो भी लोहा है फेरस, वो हमारे पास 1 है और हमारे पास उत्पाद में ये फेरस 3 है। तो हम लोगों को पहले यहाँ पे भी 3 करना होगा। 3 करने के लिए हम लोग साधारणतः आपको बताया था नीचे चेंज नहीं करना, इधर नंबर देके बढ़ा देना है। तो यहाँ पे 3 था, हमने यहाँ पे भी 3 कर दिया। तो यहाँ पे हमारे फेरस यानी कि लोहा 3 है, इधर भी 3 परमाणु हो गए। अब हम लोगों को देखना है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उधर 4 है और इधर सिर्फ 1 है। परिवर्तन करना है तो यहाँ से परिवर्तन करेंगे, हमारे पास 4 ऑक्सीजन के अणु बन गए, उधर भी 4 ऑक्सीजन के अणु थे। लेकिन अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास पहले से यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे और जब हमने यहाँ पे 4 किया तो ये दोनों आपस में गुना हो जाते हैं, यानी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये बन जाएंगे हाइड्रोजन के 8, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर। हमारे पास इधर हाइड्रोजन सिर्फ 4 है, तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी 8 हो गया। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, ये रासायनिक समीकरण भी संतुलित हो गई। ठीक, बस इतना ही करना है इसमें संतुलित करने के लिए। आप लोग इतना से समझ चुके होंगे, उम्मीद तो यही है। चलिए अब हम लोग 1-2 टॉपिक और देख लेंगे आज के लिए। जैसे भौतिक अवस्थाओं के संकेत। अगर हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें हमें भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाना जरूरी होता है। तो भौतिक अवस्था जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस पदार्थों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। सॉलिड H4 सॉलिड, L4 लिक्विड, उसके बाद G4 गैस, और एक होता है AQ यानी कि एक्वा। ठीक, हम लोग इसे 4 रूप में बता सकते हैं भौतिक अवस्थाओं को। आप लोगों ने अभी तक सिर्फ पढ़ा था, जब 9th में पढ़े होंगे या फिर मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसे 3 भागों में बताया गया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस में। लेकिन हमने यहाँ पे जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो एक एक्वा आगे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसका मतलब होता है जलीय घोल। मतलब किसी तरह का जलीय घोल बना हो तो हम लोग उसे एक्वा से प्रदर्शित करते हैं। बाकी सॉलिड के बारे में आपको पता ही होगा, ठोस अगर रहे तो सॉलिड, लिक्विड यानी कि द्रव रहे तो, और गैस यानी कि गैस। और जब भी हम भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आपको एग्जांपल में एक बता देते हैं कि हाँ इसे किस प्रकार से लिखना है। तो अभी मैंने आपको बताया था 3Fe प्लस 4H2O मिलकर बनता है, भौतिक अवस्थाओं को लिखना है 3Fe। Fe का मतलब फेरस यानी कि लोहा। मैंने आपको बताया था लोहा, तो लोहा कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट देना है और H4 सॉलिड लिख देना है S। उसके साथ हमारे पास था 4H2O। H2O यानी कि जल। जल कैसा होता है, तो लिक्विड होता है। और ये जब नया उत्पाद बनाएगा तो मैंने आपको बताया था Fe3O4 यानी फेरस ऑक्साइड, ये भी सॉलिड होता है। और उसके बाद बनाता है 4H2। अब हाइड्रोजन कैसा है, तो गैस होता है। तो बस जो भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं वो किस रूप में था, उसे भौतिक अवस्था में वो कैसा है, उसे दर्शाने के लिए बस इन संकेतों का उपयोग करते हैं। और बस इतना ही चीज था भौतिक अवस्थाओं में आपके लिए, रासायनिक समीकरण के लिए। अब हम लोग आज का आखिरी टॉपिक देखेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है, हम लोगों ने यह सीखा कि हाँ लिखना कैसे है, संतुलित है या नहीं पहचानना सीख गए, उसे संतुलित करना भी सीख गए, उसके भौतिक अवस्था को लिखना सीख गए। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बस इस बात को आप लोग यहाँ पे समझिए आराम से। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि जब कोई भी अभिक्रिया हो तो उसमें कोई भी पदार्थ का कोई भी द्रव्यमान ना तो नया बनेगा और ना ही किसी द्रव्यमान का नाश होगा। वो द्रव्यमान है वो इधर से उधर हो सकता है, लेकिन ना ही नया बनेगा और ना ही कोई भी नाश होगा। तो उसके अनुसार हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पे लिखते हैं H2 प्लस O2 और ये बन गया H2 यानी कि जल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 थे, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पर तो एक तो यहाँ पर इसका परमाणु गायब हो गया, और जैसे यहाँ पे अगर परमाणु हटेगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है
कि ना ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नाश होता है और ना ही नया निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि नाश हो गया, इसीलिए हम इसको बैलेंस करते हैं यानी संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे 2H2 और 2H2। अब हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन का अणु होगा, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु, इसीलिए कि यहाँ पे किसी भी तरह का द्रव्यमान का नहीं नया द्रव्यमान है और नहीं किसी द्रव्यमान का खात्मा हो। बस इन्हीं चीजों को संतुलित रखने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं और यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है और इसी के अनुसार हम लोग यही कार्य करते हैं। और रासायनिक समीकरण को जैसे अभी मैंने आपको संतुलित करना बताया था और उसकी पहचान करना बताया था, उसमें आप लोगों को ये देखना है कि जो भी अभिकारक में तत्वों का द्रव्यमान होता है हमेशा वो उत्पाद में तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। जैसे Zn प्लस H2SO4 मैंने आपको बताया था, तो ये बना था ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे हमने आपको परमाणु संख्या के आधार पर बताया था और यहाँ पे द्रव्यमान के बारे में बता रहा है, तो आप लोग इसी बात से कंफ्यूज नहीं हुए। अगर किसी भी परमाणु का अगर कोई भी द्रव्यमान मतलब मान लीजिए यहाँ पे हम एक यूज किए हैं इसका परमाणु संख्या, अगर वो इसका द्रव्यमान जो होगा वो हमेशा बराबर ही होगा। मतलब अगर हम एक यूज कर रहे हैं, अगर इसका द्रव्यमान 5 है तो हमेशा 5 रहेगा, अगर 2 यूज करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसीलिए जितना उसका संख्या है उस संख्या को इक्वल करेंगे तो उसका द्रव्यमान हमेशा इक्वल हो जाता है। इसलिए मैंने आपको द्रव्यमान को बताया, इसलिए नहीं बताया, संख्या के रूप में बताया कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बस ठीक। तो आज हम लोग अपना टोटल रिकैप कर लेते हैं कि हाँ हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। सबसे पहला सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। उसके बाद दूसरा जो हमने सीखा है वो है रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में हमने बहुत से टॉपिक पढ़े हैं, जैसे रासायनिक समीकरण लिखना, मतलब इसे कैसे लिखा जाता है वो सीखा। संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान करना, संतुलित समीकरण की पहचान। उसके बाद हमने तीसरा कभी पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा। तो समीकरण संतुलित करना हमने सीखा। समीकरण संतुलित करना। उसके बाद भौतिक अवस्थाओं के संकेत के बारे में समझा कि हाँ अगर हम समीकरण लिखते हैं तो उसके भौतिक अवस्थाओं को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। और आखिरी ये सीखा कि समीकरण संतुलित करने का क्या महत्व है। ठीक, अब इन टॉपिक्स को आप लोग देख लीजिए और इसके बारे में आप लोग समझिए कि हाँ ये हमें समझ में आया कि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, इस वीडियो में अभी तक मैंने आपको जो बताया उसमें आप इन सभी का उत्तर आप लोगों को बता दिए हमें और उसका पूरा से डिफिनीशन भी आप लोगों को समझा चुके हैं किस प्रकार से क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोगों को बस ये समझना है कि आप लोगों को इन सभी का उत्तर आप लोगों को पता है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आप उत्तर इस सब का आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो रिवाइंड करिए, वीडियो दोबारा से देखिए और आप लोग इन सभी को समझ जाएंगे। ठीक है, तो बस आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए और केमिस्ट्री पढ़ते रहिए।